हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इस सेशन में हम देखने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या देखने वाले हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, छोटा सा वीडियो है, बहुत छोटा वीडियो है, ठीक है, लेकिन बहुत काम का वीडियो है। व्हीटस्टोन ब्रिज किसे बोलते हैं? तो बहुत सिंपल है, देखिए ये 4 पॉइंट है, ए बी सी और डी। ठीक, ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और डी और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट किया और सी और डी के बीच में भी हमने एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर दिया। सोचिए, ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4 और ये है R5। ठीक है, और A और B के बीच में हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज कितना है? V। ठीक है, इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज have two condition। व्हीटस्टोन ब्रिज में कितनी कंडीशन होती है? 2। एक जो है बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है, जिसको हम यूज करेंगे मोस्टली, और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड कंडीशन। कैसी कंडीशन? अनबैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, देखिए बैलेंस कंडीशन किसे बोलते हैं? पहली बैलेंस्ड कंडीशन, जिसमें आप ये देख रहे हो ना, R1 अपॉन R2 और R3 अपॉन R4। देखिए, ये रेशियो अगर सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये कैसी कंडीशन है? बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? We will ignore R5। हम किसको इग्नोर करेंगे? R5 को। ठीक है, और अनबैलेंस कंडीशन किसे बोलते हैं? अनबैलेंस्ड कंडीशन। अनबैलेंस्ड कंडीशन में R1 अपॉन R2 is not equals to R3 upon R4। ठीक है, okay, and what we can do here, we can't neglect R5। हम यहाँ पर R5 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पहली कंडीशन को डिस्कस करें। ठीक है, पहली कंडीशन में होगा क्या? देखिए अच्छी तरीके से, यहाँ से करंट पास होगा। कितना करंट पास होगा? I। ठीक, ओके, फिर यहाँ से ये करंट जाएगा, ये करंट होगा I1 और ये करंट होगा I2। ठीक, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? ये करंट कितना होगा? I1 और ये करंट I2। फिर यहाँ पर ये C और D का पोटेंशियल सेम है, इसीलिए इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। बैलेंस कंडीशन में ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि R5 में कोई करंट नहीं जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि C और D का पोटेंशियल सेम है, तो सारा करंट किसमें चला जाएगा? इसमें। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? I1 और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? I2। ठीक है, तो ये करंट सीधा इसमें चला गया और फिर से ये टोटल करंट इसमें आ गया। ठीक है, और टोटल करंट फिर से वापस इसमें आ गया। ठीक, चलो अभी ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन मैंने जो आपको एक्सप्लेन की ना
कि जिसमें ये करंट पास नहीं होता और ये सी और डी का पोटेंशियल सेम बन जाता है, इसी कंडीशन को हम कौन सी कंडीशन बोलेंगे? बैलेंस कंडीशन। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि इसके लिए हम R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4 ऐसा लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, लूप कौन सा देखेंगे? लूप ACDA, तो वो VA से शुरू कीजिए, VA माइनस I1 R1। ठीक है, फिर C के पास चले गए, फिर C से D की ओर जाएंगे तो R5 तो गिनेंगे नहीं क्योंकि उसमें से करंट पास नहीं हो रहा है। फिर D के पास आए तो अपोजिट में, क्योंकि हम D से A की ओर जा रहा है, करंट अपोजिट में आ रहा है। सो प्लस I2 R2 इज इक्वल्स टू VA। तो यहाँ पर देखिए VA भी एक कट हो गया, एंड व्हाट वी कैन राइट, I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम? I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2। ठीक है, इसको एक इक्वेशन में देता हूँ, कौन सा? इक्वेशन नंबर 1। अब लीजिए दूसरा लूप, कौन सा? ऊपर C लिखा हुआ है ना, तो CBDC लूप CBDC। तो C से शुरू करेंगे अगर, तो VC माइनस I1 R3। ठीक है, माइनस क्या करेंगे? I1 R3। ठीक है, प्लीज फिर प्लस I2 R4, फिर R5 तो गिनेंगे नहीं, इज इक्वल्स टू VC। तो आइए अगर इसको सॉल्व करते हैं तो VC कट हो गया, तो हमें क्या मिलेगा? I1 R3 इज इक्वल्स टू I2 R4, ये इक्वेशन 2। ठीक है, अभी देखिए फ्रॉम 1 में से हम क्या मिलता है? I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? देखिए R2 अपॉन R1 मिलेगा ना। ओके, और फ्रॉम 2 की अगर मैं बात करूं, फ्रॉम 2 अगर हम I1 अपॉन I2 करें तो हमें क्या मिलेगा? R4 अपॉन R3। ठीक ठीक है, तो यहाँ पर देखिए I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 और I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। therefore what we can say, R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू R4 अपॉन R3। ठीक है, या तो अगर हम इसको इग्नोर करें, सॉरी इग्नोर नहीं, हम इसको इन्वर्स करें तो क्या मिलेगा? R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, व्हिटन ब्रिज इज जस्ट अ थियरी। ठीक है, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि थियोरेटिकल कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है। ठीक है, जिसको व्हिटन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था। ठीक है, या तो एक दूसरा भी है ये, कि कोई ऐसा मार्क था जिसका नाम व्हिटन था, तो उसके ऊपर से भी ये ब्रिज का नाम पड़ा था। ठीक है, और दूसरा कहाँ यूज होता है? व्हिटन ब्रिज is used to simplify circuit. Wheatstone bridge is used to simplify circuit। ठीक है, सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये पहला यूज मैं बोल रहा हूँ। दूसरा, इन मीटर ब्रिज, किस में यूज होता है? इन मीटर ब्रिज। ठीक है, और हम सिर्फ बैलेंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे, अनबैलेंस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पता पड़े कि किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक रेजिस्टेंस ये है 2 ओम का, एक रेजिस्टेंस ये है कितना? 4 ओम का, और एक रेजिस्टेंस ये है 6 ओम का, एक रेजिस्टेंस ये है 8 ओम का, और एक रेजिस्टेंस ये है 16 ओम का।
ठीक है, ये है ए और ये है डी। ठीक है, ऐसा सोचो, ये बी है और ये है सी। एंड व्हाट इज आस्क्ड, कैलकुलेट आर ए डी। तो अभी देखिए, यहाँ पर हम इसको क्या बोल सकते हैं, R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4। तो 2/4 इज इक्वल्स टू 8/16, है कि नहीं, इज इक्वल्स टू 1/2। तो इसका मतलब क्या है कि हियर व्हिस्टन ब्रिज इज बैलेंस्ड। व्हिस्टन ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड है। ठीक है, therefore we can ignore 6 ओम। ठीक बच्चों, यहाँ पर हमने वेस्टर्न ब्रिज क्यों किया, देख, क्योंकि अगर आप ए और डी के बीच में देखोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि कौन सीरीज में है ऑन और कौन पैरेलल में है, इसलिए हमें वेस्टर्न ब्रिज का यूज करना पड़ा। तो अगर हम ये 6 ओम को इग्नोर करते हैं तो सर्किट कुछ इस तरह बन जाती है। देखिए, ये हो गया हमारा 2 ओम, ये हो गया हमारा 8 ओम, फिर ये हो गया हमारा 4 ओम और ये हो गया हमारा 16 ओम। ठीक है, और ये हो गया डी और ये हो गया ए। ठीक है, अब आप आर ए डी फाइंड करोगे तो बहुत सिंपल है कि ये दोनों रेजिस्टर जो है ये किस में हो गए, सीरीज में। ठीक है, और ये दोनों रेजिस्टर है वो किस में हो गए, सीरीज में। ठीक है, तो 8 और 2 क्या होता है, 10 ओम हो गया, और यहाँ पर 16 + 4 क्या होता है, 20 ओम हो गया। तो ये पॉइंट है ए और डी। तो अगर आपको आर ए डी मालूम करना है तो डायरेक्टली जैसा हमने किया था 10 × 20/10 + 20, तो ये कितना हो जाएगा, 200, ठीक है, बाय 30, तो 20/3। सो व्हाट आंसर वी विल गेट, 6.66 ओम। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं व्हिस्टन ब्रिज का यूज करके ऐसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को। ठीक है, एक और मैं सर्किट आपको देता हूँ जिसमें देखिए ऐसे 3 रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। ठीक है, ये बहुत ही फेमस सम है कि हर बार इसको ऐसे पूछा जाता है। अभी देखिए, ये सारे रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू है आर। कितनी है वैल्यू, आर। तो हमें फाइंड करना है आर ए बी। यहाँ फाइंड करना हमें आर ए बी। तो किस तरह फाइंड करें, देखिए, ये अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो ये भी एक व्हिस्टन ब्रिज ही है। किस तरह, देखिए, मैं एक पॉइंट ए यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर बी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर डी ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर सी। अभी देखिए, ये जो पहला रेजिस्टर है वो किसके बीच में है, ए और डी के बीच में, तो ऐसे कर दीजिए। दूसरा रेजिस्टेंस है वो किसके बीच में है, डी और सी के बीच में, तो ऐसे। ये तीसरा रेजिस्टेंस है वो किसके बीच में है, सी और बी, मतलब बॉम्बे, तो ऐसे कर दीजिए। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है, ये रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में, तो आपको उसको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। और लास्ट बचा ये किसके बीच में है, ये बी और डी के बीच में है। ठीक है, तो ये हो गया आर, ये हो गया आर 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 आर। ठीक है, और वेस्टर्न ब्रिज की कंडीशन बैलेंस हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर R/R1, R/R1। तो हम बीच वाले को क्या कर सकते हैं, इग्नोर करेंगे। चलो इसको इग्नोर करते हैं। अब इसको इग्नोर करेंगे तो ये R और ये R क्या हो जाएगा, 2R, ऊपर 2R और नीचे भी 2R।
ठीक है। तो अगर हमें आर ए बी फाइंड करना है तो व्हाट वी विल गेट, आंसर इज आर। समझ में आया क्या? तो इस तरह कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का। एक बात का आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, अगर आपको सर्किट पूछा है तो हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि व्हीटस्टोन ब्रिज हो ही। देखिए यहाँ पर आपको आर ए डी पूछा है, ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछा है कैलकुलेट रेजिस्टेंस बिटवीन बी सी, मीन्स अगर आपको ऐसा पूछा है कि आर बी सी इक्वल टू क्या होगा, तो उस टाइम पर ये दोनों सीरीज में होंगे, फिर ये दोनों सीरीज में होंगे, ठीक है। ये कितना हुआ, 4 + 2 6, देखना अच्छे तरीके से, ये हो गया 6 ओम। फिर बीच का रेजिस्टेंस यहाँ पर ये कौन सा हुआ, 6, और ये दोनों भी सीरीज में, तो ये 16 + 18 कितना हुआ, 24, और यहाँ पर हो गया बी और यहाँ पर हो गया सी। अब ये 6 और 24 ये तीनों एक दूसरे के साथ कैसे है, पैरेलल में है, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली उसका पैरेलल फाइंड करना है। तो जैसे ही आप ऐसा कुछ देखते हो तो डायरेक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लगाना है, कई कई बार ऐसा होता भी है कि व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होता, वो सिंपली पैरेलल दिया होता है, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब अगर बात करें in case of unbalanced Wheatstone bridge, in case of unbalanced Wheatstone bridge क्या करें? Okay, so what we have to do, we have to apply KCL and KVL, KCL and KVL in the circuit, ठीक है, to solve for I, V and R, ठीक है। मतलब कि रेजिस्टेंस फाइंड करना हो इक्विवेलेंट, या किसी के अक्रॉस में वोल्टेज फाइंड करना हो या करंट फाइंड करना हो, तो हमें केसीएल और केवीएल अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। वो मेथड भी लॉन्ग हो जाती है। तो अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आया तो 4 मार्क्स में डायरेक्टली पूछते हैं, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज अगर आया तो ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? और अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है जो मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसमें मैं अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो किस तरह हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसका एक एग्जांपल लेके भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इस वीडियो में तो सिर्फ हम व्हीटस्टोन ब्रिज का ही डिस्कशन करेंगे। समझ में आया ना आपको अच्छे तरीके से? और हम मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर का भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।